नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस। यहाँ पे दो बिजनेस न्यूज़पेपर्स हैं, इनके सबसे बेस्ट आर्टिकल्स को हम पिक करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, और उन्हें यहाँ पर एनालाइज करके दिखाते हैं ताकि आप सीखें कि आपको कैसे एनालाइज करना चाहिए एक न्यूज़पेपर को। स्पेसिफिकली बिजनेस न्यूज़पेपर्स की यहाँ पे सिर्फ बात होगी, क्योंकि बिजनेस न्यूज़पेपर्स में आने वाले आर्टिकल से हमें पता चलता है कि क्या इकोनॉमिक फाइनेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स, जिससे हमारी लाइफ पे फर्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर। हमारे इन्वेस्टमेंट्स कम तो नहीं हो जाएँगे या बढ़ जाएँगे? आगे कौन से इन्वेस्टमेंट्स बढ़िया हैं? हमारी सैलरी पे आगे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और हमारे लोन्स और खर्चे और इनकम पे क्या फ़र्क पड़ सकता है ओवरऑल फाइनेंशियल इवेंट्स का? तो शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ये है आईपीओ के बारे में। आईपीओ का आजकल बहुत क्रेज़ भी है इंडिया में। मैं बता दूँ आईपीओ होता क्या है? शेयर मार्केट। आप सब लोग जानते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में अगर आप पहली बार अपनी कंपनी को लिस्ट कर रहे हैं ना, तो इसको आईपीओ बोला जाता है, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल मतलब इनिशियली हम तभी बोलते हैं जब पहली बार आप कर रहे हैं कुछ। पब्लिक ऑफरिंग का मतलब जब आप पब्लिक को अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं खरीदने के लिए। तो शेयर बाजार में जब पहली बार अपनी कंपनी को आप ला रहे हैं तो उसे आईपीओ कहा जाता है। तो आर्टिकल का टाइटल है क्यूआईबीज कम टू रेस्क्यू ऑफ Hyundai इंडिया आईपीओ। Hyundai मोटर्स की कार हम सबको पता है, i10, i20, सेंट्रो, क्रेटा, बहुत फेमस कार्स रही हैं इनकी, और अब ये इंडिया के शेयर बाजार में अपने शेयर को लिस्ट कर रहे हैं। तब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब ये लिस्ट कर रहा है ना, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा खास नहीं आया Hyundai को लेके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि Hyundai कंपनी अच्छी नहीं है, लोग ये कह रहे हैं कि Hyundai अच्छी कंपनी है लेकिन महंगी ज्यादा है जितनी अच्छी है उससे। तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा ठंडा रहा है, कम रहा है Hyundai के आईपीओ में। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2.5 गुने का सब्सक्रिप्शन है ऑलमोस्ट रिटेल के द्वारा। रिटेल मतलब हम लोग हो गए जो आम नागरिक है, एंड जो एचएनआई लोग हैं, हाई नेटवर्थ अमीर लोग हैं, वो उनकी तरफ से भी अगर आप देखेंगे तो कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा ही नहीं है, बिल्कुल इंडिफरेंट रहे हैं वो लोग। जितने एचएनआई इन्वेस्टर्स भी हैं, जो बड़े फंड से इन्वेस्ट करते हैं, उनका भी इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ जो है बिड मिला है 236 मिलियन शेयर्स के लिए, 46,320 करोड़ के पैसे का बिड लगा है, और आईपीओ है 28,000 करोड़ का। तो ये कुछ खास नहीं है। 2-2.5 गुना होना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल, क्योंकि आजकल तो आप देखेंगे 10 गुना, 100 गुना हो रहा है। 100 गुना मैं बोलूँगा एक अच्छा नंबर माना जाता है, जब एक शेयर के लिए 100 लोग खड़े हों। तो ओवर 80% ऑफ द बिड जो आए हैं ना, वो आए हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के द्वारा। जो एक कोटा होता है, रिजर्व होता है फॉर देम गेटिंग 7 टाइम्स मोर डिमांड देन शेयर्स ऑन ऑफर। तो जो क्यूआईबी सेगमेंट है ना, जहाँ से इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसे कि कुछ फंड, कुछ बढ़िया फंड्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्हें प्रायोरिटी मिलती है आईपीओ के टाइम पे, उनकी तरफ से जो मैं कहूँगा इंटरेस्ट आया, उसने Hyundai के आईपीओ को बचा लिया है। रिटेल और एचएनआई का जो कोटा है वो तो अंडर सब्सक्राइब्ड है। आप देखिए 60% अंडर सब्सक्राइब्ड है रिटेल का, और एचएनआई जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका भी 50% जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है। तो काफ़ी यहाँ पे स्लो मैं कहूँगा बहुत ही ठंडा सा रिस्पॉन्स है ओवरऑल अगर आप देखेंगे। और स्पेसिफिकली एक चीज़ ये भी हुई कि अभी रिजल्ट्स जो आ रहे हैं ना ऑटोमोबाइल स्टॉक्स के, कुछ खास भी नहीं आ रहे हैं। अब मारुति का शेयर देखिए 12,000 के पास आ गया है, मतलब 10-15% नीचे आ गया है अपने हाई से। टाटा मोटर्स जो हम 1200 की बात कर रहे थे, वो अभी इस टाइम पे 870, 880 के पास आके बैठ गया है। इसीलिए Hyundai से भी इस बार जो एक्सपेक्टेशंस थी आईपीओ की, वो इन रिजल्ट्स को, इन कंपनीज के परफॉर्मेंस को देख के थोड़ी सी कम हो गई। और ये स्टॉक इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि इस बार एक्चुअली रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर के। इवन आप बजाज ऑटो के देखिए तो रिजल्ट कुछ खास नहीं आए हैं। तो सारे ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में गिरावट है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर के आईपीओ में भी हमें कहीं ना कहीं इसीलिए इंटरेस्ट कम दिख रहा है। आता हूं मैं दूसरे आर्टिकल पे। ये इन्फोसिस के बारे में है। तो जितने आईटी वाले लोग हैं वो थोड़ा खुश होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से आईटी सेक्टर बहुत ही ठंडा पड़ा है, डिमांड अच्छी नहीं है। देखिए आईटी सेक्टर्स ना, आईटी इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, इनके जो सबसे बड़े क्लाइंट्स हैं, ये यूएस में रहने वाले बैंक्स, यूरोप में काम करने वाले बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ये उनको आईटी सर्विसेज देते हैं। जैसे कोई भी आप समझ लीजिए सॉफ्टवेयर बनाना उनके लिए, या फिर दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करना आउटसोर्सिंग की, वो इनका काम है। अब यूएस में क्या हुआ कि ब्याज दर वगैरह काफी बढ़े हुए थे, तो उस हिसाब से स्टिमुलस नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से आईटी का काम भी ठंडा पड़ा था। क्योंकि जो उनके सबसे बड़े क्लाइंट हैं वो ज्यादा पैसा मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यूएस में ब्याज दर जैसे ही घटा है, तो जितनी भी आईटी कंपनीज है, उनके आगे की रेवेन्यू गाइडेंस है वो पहले से बेटर आ रही है। लेकिन पहले से बेटर होने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी है, नो, यू कैन नॉट से दैट। तो इन्फोसिस के रिजल्ट आए, एंड जो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी वो इन्फोसिस है। और इन्होंने अपने सेल्स फोरकास्ट को बढ़ाया है। इनका कहना है कि हमें ऑलमोस्ट 3.25 से 4.5% के बीच में हमारा रेवेन्यू ग्रोथ
हो सकता है और जो की डिमांड है की वर्टिकल्स में वो इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ ठीक-ठाक होने वाली है, जो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी पिछले 2 सालों में। और ऐसा सिर्फ इन्फोसिस के साथ नहीं था, ऐसा हमने टीसीएस के साथ देखा, ऐसा ही हमने एचसीएल टेक के साथ देखा और विप्रो के साथ भी देखा। तो ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था कि इन्फोसिस का रेवेन्यू करीब 40,820 करोड़ होगा, प्रॉफिट कमाएंगे 6,830 करोड़। और इन्फोसिस बोर्ड ने 21 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो डिविडेंड क्या होता है? जैसे कंपनी पैसा कमा रही है, मान लीजिए 100 रुपए, और कह रही है कि 10 रुपए इसमें से मैं बांटूंगा अपने शेयर होल्डर्स के साथ। तो जो 10 रुपए जो प्रॉफिट बटता है ना कंपनी के शेयर होल्डर्स में, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट है कंपनी का। तो यहाँ पे फोरकास्ट बढ़िया आया है क्योंकि इनको लग रहा है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ये बढ़िया, यहाँ पे इनको क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो इनके क्लाइंट्स है वो पैसे खर्च करने वाले हैं अच्छी तरीके से, बढ़िया आगे इसमें ग्रोथ होगा और इसीलिए हमारे पास भी उससे पैसे आएंगे। आता हूं मैं अगले आर्टिकल पे। आरबीआई बार्स नवी फिनसर्व एंड 3 अदर एनबीएफसीज फ्रॉम एक्सटेंडिंग लोन्स। आज शेयर मार्केट में आप देखिए कि जितने एनबीएफसीज है, कल मैंने आपको, अच्छा कल का वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको एनबीएफसी समझना है कि क्या होते हैं और इनके साथ क्या चल रहा है। बहुत जरूरी है कल का वीडियो देखना क्योंकि मैं सारी चीज रिपीट नहीं कर सकता। तो बिल्कुल उसी का फॉलो अप है, जिसने कल देखा होगा वो जरूर रिलेट कर पाएगा। आज ही देखिए आरबीआई ने क्या कर दिया है, बैन कर दिया है 4 एनबीएफसीज को, इंक्लूडिंग 2 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे बोरोवर से, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट, 25% 30% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। तो इन्होंने जो है लोन सैंक्शन और डिस्पर्स करने से रोक लगा दी है इन पर। इसके अलावा जो 4 एंटिटीज हैं वो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो एन एमएफआई माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, डीएमआई फाइनेंस जो पर्सनल कंजम्पशन और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देता है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल का जो नवी फिनसर्व है वो भी ऑफर करता है होम और पर्सनल लोन। और आरबीआई का कहना है कि आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो लोगों से, एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। तो ये जो बैन है ये 21 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और यहाँ पे क्लोजर होंगे ट्रांजैक्शंस के इन द पाइपलाइन। तो जो हमारे गवर्नर है उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न, चिंता जताई है कि इतना ब्याज दर अगर आप लोगे और प्रोसेसिंग फी, जैसे आजकल आप देखिए कि ऐसा हो गया है कि आप लोन दे रहे हैं 1 लाख का, उसमें आप 30% लोन ब्याज दर मांग रहे हैं और उसमें 5-6%, 6-7 हजार रुपया प्रोसेसिंग फी भी काट ले रहे हैं। तो 6-7% वो भी इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया, तो 40-40% इंटरेस्ट लगा दे रहे हैं ये लोग लोन पे। 40% इंटरेस्ट लगाने का मतलब यही है कि आप सेट कर रहे हैं सामने वाले को कि वो फेल करना ही करना है उसको, वो फेल होगा ही होगा। इट्स लाइक अगर आपको मैं एग्जाम लूं और आपको बोलूं 40% पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, 40 नंबर पासिंग मार्क्स है 100 में से और 40 नंबर आपके पहले ही काट लूं, तो अब आपको क्या करना है, 60 में से 40 लाना है। तो ये इस तरीके से ये जो हो रहा है, और स्पेसिफिकली इन एनबीएफसी के पास लोग वही जाते हैं जिनको पैसे की बहुत ज्यादा नीड है, उन्हें कहीं से लोन नहीं मिल रहा, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, वो मजबूरी में इनके पास आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि ठीक है अब मजबूरी है, मे बी वो हाई रिस्क लोन है तो आप ब्याज ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि आप इम्पॉसिबल कर दें कि सामने वाला पे कर ही ना पाए। इसे आप एकदम एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल बना दें। इंडिया ट्रेड विद अफ्रीका में टेक अ हिट इफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट वाइडन्स। अब इंडिया अफ्रीका के साथ काफी अच्छे ट्रेड करता है। मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो 2 व्हीलर ऑटोमोबाइल्स हैं अफ्रीका में बहुत बढ़िया इन्होंने प्रेजेंस बना दिया, चाहे बजाज ऑटो, चाहे टीवीएस की बात हो, हीरो की बात हो। एंड फर्दर द एस्केलेशन जो हो रहा है ना इजराइल और ईरान और इन सारी जो अब देखिए टेररिस्ट ग्रुप भी हैं कुछ, हिजबुल्लाह और हमास, और इसके साथ ईरान भी यहाँ इन्वॉल्व है, लेबनान में भी इजराइल स्ट्राइक कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि काफी, मैं कहूंगा, उतार चढ़ाव चल रहे हैं हमारे, ठीक है, ट्रेड रूट्स में। एंड अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है ईरान और इजराइल का, तो ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स को नहीं वीक करेगा, रिस्क सिर्फ एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो अफ्रीका एक्सपोर्ट्स है ना, हमारे अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स, उसे भी काफी इम्पैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि जो अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स है हमारे, वहाँ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ आउटबाउंड शिपमेंट्स है, हम काफी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका को, एंड यहाँ पे काफी बड़ी घटत हमें देखने को मिल सकती है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 10% अपने ऑफ द गुड्स वैल्यूड एट 13.9 बिलियन ड्यूरिंग फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो करीब $14 बिलियन का हमने गुड एक्सपोर्ट कर दिए हैं। एंड जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है ये इस कॉन्फ्लिक्ट को क्लोजली ट्रैक कर रहा है कि किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट आगे मोड़ ले सकता है और किस तरीके से हमें एक्सपोर्ट कर सकता है। तो अफ्रीका को हम लोग काफी चीजें प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए हम दवाइयां देते हैं उन्हें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देते हैं, इसके अलावा हम इन्हें 2 व्हीलर दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया से अफ्रीका जाती है हर साल। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए स्पेसिफिकली। तो इफ इट्स अ फुल ब्लोन वॉर, अगर पूरी तरीके से वॉर हो जाता है इनके बीच में, फुल ब्लोन वॉर हो जाता है, तो ये सिर्फ ये 2 कंट्रीज के बीच का वॉर नहीं होगा, इसमें दूसरी कंट्रीज भी
ज़रूर आ जाएँगी और पूरा जो वेस्ट एशिया है उसे उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ये रीजन जो है काफ़ी बड़ा है, बड़ा ड्राइवर है ऑफ डिमांड। वेस्ट एशिया एक रूट भी है, वहीं से होकर के हमारे सारे शिपमेंट्स आते हैं, ठीक है? ज जितनी भी हमारे कमोडिटीज़ हैं, तो तेल के दाम क्यों बढ़ जाते हैं इज़राइल और ईरान के बीच में जब बात होती है लड़ाई की तो? क्योंकि तेल हमारा उसी रूट से होकर के आ रहा है, रेड सी से आ रहा है और जब वहाँ पे वॉर होगा तो वो किसी भी वेसल को जाने नहीं देंगे, परेशान करेंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ज़रूर सप्लाई क्रंच फेस करना पड़ेगा, सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में और स्पेसिफिकली हमारे जो एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट वाले बिज़नेस है इंडिया में, उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उनका सामान नहीं बिक पाएगा, पहुँच नहीं पाएगा अपने कस्टमर्स तक। तो इंडिया ने करीब $20 बिलियन के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं टू वेस्ट एशिया, जहाँ 14% ऑफ द शेयर है हमारा। अप्रैल से जुलाई तक का ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का वो कहाँ गया है? वेस्ट एशिया गया है। आता हूँ मैं अगले आर्टिकल पर और ये है एक स्टार्टअप के बारे में। अब हमने लिस्टेड कंपनीज़ के बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया। लिस्ट होने वाली कंपनीज़, आईपीओ के बारे में भी पढ़ लिया। हमने कुछ मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें भी पढ़ ली जो आगे हमें इम्पैक्ट कर सकती हैं। बट अब हम पढ़ते हैं स्टार्टअप के बारे में और ये है बायजूस। बायजूस वर्थ ज़ीरो नाउ, ये कहना है रविंद्रन का। जो इंडिया का वंस मोस्ट वैल्यूड इंडियन स्टार्टअप था हमारा, वो अब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है। ये कहना है बायजू रविंद्रन का, जो इसके फाउंडर रहे हैं। द फाउंडर ऑफ बिलीगढ़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। तो इसे हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते थे क्योंकि एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके प्रोडक्ट बना करके लोगों को देता था। तो इन्होंने कहा है ही हैज़ कॉल्ड फॉर रीबिल्डिंग द अर्स्टवाइल एम्पायर फ्रॉम स्क्रैच, कि वो स्क्रैच से वापस ब्रिक बाय ब्रिक पूरे एम्पायर को रीबिल्ड करेंगे। 2022 में इसकी वैल्यू थी $22 बिलियन एंड यहाँ पे इन्होंने देखा है फॉर्च्यून अपना बिल्कुल खत्म होते हुए मासिव कैश क्रंच की वजह से। कैश क्रंच, रेगुलेटरी इश्यूज और इन्वेस्टर्स के साथ नोक-झोंक, 3 चीजें थी जिसकी वजह से बायजूस को प्रॉब्लम हुई। तो पैसे की दिक्कत इन्हें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि कैश बर्न कर रहे थे, रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है? लीगल प्रॉब्लम्स आने लग गए और दूसरा तीसरा जो था इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के साथ इनके काफ़ी रिलेशंस खराब हो गए थे लास्ट में जाकर के। एंड यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देखिए जो यूएस में जिनके लेंडर्स हैं, वो इनसे $1 बिलियन डिमांड करने लग गए थे फॉर अनपेड ड्यूज, जहाँ पे फर्म की इंसॉल्वेंसी की बात शुरू हो गई कि फर्म जो है इसे इंसॉल्वेंट घोषित करना होगा। तो पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया है अपना वर्डिक्ट ऑन अ प्ली ऑफ अ यूएस फर्म अगेंस्ट एनसीएलटी ऑर्डर। तो एनसीएलटी ने इंडिया में क्या किया? एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि आप इनके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग को स्टॉप करो। तो वहां यूएस की कंपनी ने क्या किया? यूएस के सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाला एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आई एम सॉरी, यूएस यूएस फर्म ने हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाला एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट। तो एपेक्स कोर्ट है, इन्होंने कहा है कि एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी को रखा जाए यहाँ पे एंड ये मेंटेन करे स्टेटस को जब तक कि वो अपना जजमेंट डिलीवर नहीं करते। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे, ये अभी इस पे फैसला सुनाने वाला है एनसीएलटी की तरफ से, क्योंकि इन्वेस्टर्स को राहत नहीं मिली तो वो एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो उनका ये कहना है कि मुझे सिर्फ 1% ही चांस लगता है कि दैट वी विल मेक इट वर्क, वी कैन मेक इट वर्क, नहीं तो उन्हें नहीं लगता यहाँ पे कुछ ज्यादा चांस। एंड व्हाटएवर जो भी आउटकम आएगा, उन्होंने कहा है कि मैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ के जरूर निकालूंगा। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। तो ही इज वेरी मोटिवेटेड अभी भी। एंड इन्होंने ये इंटरव्यू दिया, रिपोर्टर्स को कहा फ्रॉम हिज रेसिडेंस इन दुबई। तो वो कह रहे हैं कि सबको लग रहा होगा कि मैं एज पे हूं, मैं बिल्कुल कॉर्नर हो चुका हूं, बट मैं मेरे साथ ऐसा लाइफ में कई बार हुआ है। एंड वो ये नहीं कह रहे, उनका कहना है कि वो कम बैक करेंगे 2 महीने में और फिर से 20 बिलियन की कंपनी बना देंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि जो मेरा मिशन है मैं इसमें लगा रहूंगा एंड वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो यहाँ पे वेरियस आर्म्स भी हैं बायजू की, जैसे आपने आकाश का नाम सुना होगा, ये फिटजी वगैरह की तरह ही है और आकाश काफी फेमस भी है, नीट की तैयारी करवाते हैं ये, इसके साथ आईआईटी जेईई, बहुत सारी पुरानी पहले टाइम से ही चलते आ रहे हैं जो काफी पॉपुलर हैं बच्चों के बीच में। तो वो आकाश को भी इन्होंने बाय कर लिया था, जो अभी इन्होंने करीब करीब 5500 करोड़ का क्यूमुलेटिव इन्होंने एआरआर दिखाया है। तो काफी मतलब काफी इन्होंने एक्विजिशंस किए, पैसे को काफी जगहों पे इन्वेस्ट किया, लेकिन इतना पैसा रेज करने के बाद भी इन्हें कैश क्रंच फेस करना पड़ा क्योंकि ये रेवेन्यू इतना नहीं जनरेट कर पा रहे थे जितना ये पैसे तेजी से इन्वेस्ट कर रहे थे। अब डिस्कस करेंगे कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स, छोटे-छोटे आर्टिकल्स हैं लेकिन इंटरनेशनल है, ज़रूरी है। सबसे पहले एक आर्टिकल है यूएस के बारे में। यूएस ने अगर टैरिफ वॉल बना दिया, मतलब टैक्स लगाने लग दिया अगर इंपोर्ट पे, बाहर से जितने भी चीज़ें वो इंपोर्ट करता है अगर उस पे टैक्स बढ़ा दिया,
तो इससे महंगाई काफ़ी बढ़ जाएगी, ये कहना है जैनेट येलेन का, जो वहाँ की ट्रेज़री सेक्रेटरी है। तो उन्होंने कहा है कि अगर टैरिफ बढ़ा दिए गए बहुत ज़्यादा, तो इसका भुगतान लोगों को उठाना होगा, अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा महँगाई बढ़ जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प अगर आएँ तो और काफ़ी बात चल रही है कि वो आएँगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी काफ़ी बढ़ा देंगे। चाहे अभी इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया हमारे प्रोडक्ट्स पे काफ़ी टैक्स लगाता है, जैसे कि हार्ले डेविडसन पे, बाइक्स पे 150%, 100%, 200%। तो हम भी ये करेंगे कि इंडियन प्रोडक्ट्स पे हम भी टैक्स लगाना शुरू कर देंगे और चाइनीज़ पे भी। तो चाइनीज़ पे तो उन्होंने ऑलरेडी बढ़ाया है पिछले महीने टैक्स, बट इसका असर हाउसहोल्ड पे ज़रूर आएगा। टीएसएमसी प्रॉफिट जंप्स 54%। एआई चिप बूम का सबसे ज़्यादा फायदा एआई वाली कंपनीज़ को नहीं हुआ है। ये हुआ है सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनीज़ को। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप मेकर है ये, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है, जो बेट कर रही है अपने ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्होंने 54% का जंप दिखाया क्वार्टरली प्रॉफिट में। क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है $10 बिलियन एंड डिमांड बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स की। और जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा चिप मेकिंग कंपनी से उठाया ना, उतना कोई नहीं करके दिखा पाया। चाहे एनवीडिया की बात करो आप, चाहे आप टीसीएमसी या दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की बात करो। इन फर्स्ट यूएस स्टेल्थ बॉम्बर स्ट्राइक हूथीज इन यमन। तो यमन में यूएस के स्टेल्थ बॉम्बर्स ने कुछ स्ट्राइक्स किए हैं एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस इज अ सिग्नल टू ईरान। ईरान को ये दिखाना चाहते हैं अपनी एबिलिटी कि हम कहीं भी पहुंच करके जो भी एनिमीज हैं हमारे, उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो यही दिखाना चाहते थे यमन में भी। बाइडेन कैंसल एडिशनल 4.5 बिलियन इन स्टूडेंट डेट। अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन तो देखिए जाने वाले हैं यूएस इलेक्शन में, दोबारा वो रिइलेक्ट होंगे नहीं, वो इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। तो इन्होंने जाने से पहले क्या किया, एक 4.5 बिलियन डॉलर्स का स्टूडेंट डेट था, स्टूडेंट लोन था, जिसमें 60,000 से ज्यादा बोरोवर्स थे, उनका लोन माफ कर दिया उन्होंने। एंड ये जो लोन था ये था हायर एजुकेशन के लिए। एंड जो कैंसिलेशन है ये इनका लेटेस्ट एफर्ट है इनके 2020 के कैंपेन का, जिसमें इन्होंने कहा था कि ये लाखों अमेरिकन को, करोड़ों अमेरिकन को रिलीफ देंगे जब ये ऑफिस में आते हैं और उनके स्टूडेंट लोन को, जो एजुकेशन लोन है, उन्हें माफ करेंगे। फरारी अनवील्स फर्स्ट सुपर कार इन 11 years कॉस्टिंग 3.6 मिलियन यूरो। 32 करोड़ की कार यहाँ पे निकाली है फरारी ने। एंड ये बेस्ड है 1980s डिजाइन में। अगर आप देखेंगे तो इंजन, मैंने ये इसलिए कवर किया कि इंजन देखिए, दिस इज अ हाइब्रिड इंजन एंड ये सबसे महंगे मॉडल्स में से एक है आज तक के। एंड नेक्स्ट ईयर इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था कि हर कार कंपनी जो है ऑफ कोर्स ईवी की तरफ जा रही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंपनीज थी जो ईवी से बिल्कुल डिस्टेंस कर रही थी अपने आप को। चाहे मैं बात करूं स्टार्टिंग में लैम्बोर्गिनी की, फरारी की, जितनी भी सुपर कार और हाइपर कार बनाने वाली कंपनीज थी ट्रेडिशनल, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि नहीं, हम तो एक ही चीज पे स्टिक करेंगे, वो है गैसोलीन इंजन। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है हमें। इटालियन कार मेकर्स देखें, चाहे आप जर्मन कार मेकर्स देखें या जापानीज की बात करें, सब स्विच कर रहे हैं किस पे, अगर इलेक्ट्रिक पे नहीं तो हाइब्रिड मॉडल्स पे। एंड कहीं ना कहीं दे आर फोर्स्ड कि उन्हें अपने एग्जिस्टिंग गैसोलीन इंजन को डंप करना होगा अगले 10 सालों में। ईयू में भी, यूरोपियन यूनियन में बात ये चल रही है कि कल ही बीएमडब्ल्यू ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेज किया, इसी हफ्ते हमने न्यूज में कवर भी किया था कि ईयू ने कहा कि 2035 तक हम बैन कर देंगे सारे पेट्रोल डीजल इंजन को, नई कार बिकनी नहीं चाहिए पेट्रोल डीजल इंजन वाली। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहले तो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जितनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी है वहां पर कार मेकर्स, उन्हें काफी प्रॉब्लम होगी इससे, अचानक से अपने सारे इंजन को डंप कर देना एंड फिर इलेक्ट्रिक मॉडल्स बनाना शुरू कर देना, बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी वहां पे। एंड लोग अभी भी, कई लोग प्रेफर करते हैं गैसोलीन इंजन। सो वी हैव टू सी कि जो लॉ मेकर्स हैं, क्या ये कंसल्ट करते हैं कंपनीज के साथ, कंसल्टेशन रखते हैं, और क्या ये डिसीजंस जो ये अभी ले रहे हैं या प्रोजेक्शंस दे रहे हैं 2035 2032 के, क्या ये प्रोलॉन्ग करते हैं या नहीं, से 10-20 साल बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। अगर नहीं होता है तो कार कंपनीज पे बहुत फर्क पड़ने वाला है, स्पेसिफिकली जो पुरानी कार कंपनीज है। जैसे जो नई कार कंपनीज आ रही है या टू व्हीलर आ रहे हैं, ये तो बना ही सिर्फ ईवी रहे हैं, इनके पास कोई पेट्रोल डीजल मॉडल ही नहीं है। कई सारे ऐसे कार मॉडल कंपनीज जैसे टेस्ला हो गया या फिर इंडिया में ओला हो गया। बट पुरानी कंपनीज को कहीं ना कहीं काफी फर्क पड़ेगा। उनके हजारों करोड़ खर्च करके उन्होंने एक प्लांट बनाया गैसोलीन इंजन बनाने के लिए और चीजें इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, और वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा अगले 5 सालों में। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट्स को भी जरूर सोचना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए एंड जरूर फीडबैक दीजिए इफ यू वांट कि हम कुछ इसमें इंप्रूवमेंट्स करें। वी विल बी वेरी ग्लैड टू सी योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।